हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। एक पतली झिर्री से प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों, प्रश्न क्या कहा गया? प्रश्न में कहा गया है कि हमें एक पतली झिर्री हमारे पास है, उससे जो विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होगा उसकी हमें यहाँ पर क्या करनी है बच्चों? व्याख्या करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो हमें यहाँ पर विवर्तन प्रतिरूप की व्याख्या करनी है। तो बच्चों, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे पास विवर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, विवर्तन को समझते हैं। तो हम कहते हैं कि जब प्रकाश जो होता है, प्रकाश हमारे पास जब किसी भी अवरोध से टकराता है, तो अवरोध से टकराने पर वो क्या होता है बच्चों, उसका जो छिद्र होता है, उस अवरोध का कोई छिद्र है तो उस छिद्र से वो क्या हो जाता है, प्रकाश मुड़ जाता है। ये घटना हमारे पास क्या होती है बच्चों? विवर्तन होती है। तो हम लिखते हैं कि जब प्रकाश किसी अवरोध से टकराकर, जब प्रकाश किसी किसी अवरोध से टकराकर किसी अवरोध पर हमारे पास क्या हुआ कि प्रकाश की किरणें थी, वो प्रकाश की किरणें बच्चों चलती हुई क्या हुई, किसी अवरोध पर आती है। तो जब वो अवरोध पर आपतित होती है, अवरोध पर आपतित होती है, जब प्रकाश किसी अवरोध पर आपतित होता है तो अवरोध के किनारों पर, अवरोध का जो किनारे होते हैं बच्चों, तो अवरोध के किनारों पर, अवरोध के किनारों पर, अवरोध के किनारों पर प्रकाश जो होता है बच्चों, वो सरल रेखीय पथ से विचलित हो जाता है। प्रकाश, जो प्रकाश का सरल रेखीय पथ होता है या जो ऋजु रेखीय पथ होता है उससे विचलित हो जाता है। तो प्रकाश सरल रेखीय पथ से विचलित हो जाता है, विचलित हो जाता है, हो जाता है। या बच्चों हम कह सकते हैं कि प्रकाश किरण जो होती है वो किनारों पर मुड़ जाती है, या प्रकाश किरण किरण जो किनारे हैं उन किनारों पर क्या होती है, मुड़ जाती है। किनारों पर, किनारों पर मुड़ जाती है। बच्चों, ये घटना ही हमारे पास क्या होती है, विवर्तन की घटना होती है। तो प्रकाश किरण जो होती है वो किनारों पर मुड़ जाती है, इसे ही विवर्तन कहते हैं। तो ये हमारे पास विवर्तन की घटना होती है। तो हमने सबसे पहले विवर्तन को समझा। अब हम क्या करेंगे, एकल झिरी से विवर्तन को समझेंगे। तो इसे ही विवर्तन कहते हैं। अर्थात हमने यहाँ पर क्या बताया कि हमारे पास प्रकाश किरणें जो होती है वो किसी अवरोधक से टकराकर जो उसका पथ होता है, अवरोधक के जो किनारे हैं उस अवरोधक के किनारों पर वो क्या होती है बच्चों, मुड़ जाती है। ये घटना हमारे पास क्या होती है, विवर्तन की घटना होती है। यही मुख्य उदाहरण है। अब बच्चों हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न का हल करेंगे और हमें क्या समझना है कि एक पतली झिल्ली से विवर्तन कैसे होता है, प्रतिरूप को समझना है। तो बच्चों अब हम इसे समझते हैं। तो यहाँ पर हम प्रश्न का आप क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास बच्चों ये एक प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत को हमने नाम दिया एस। इस प्रकाश स्रोत एस से बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पर एक वर्णी प्रकाश जो हो रहा है उस लेंस L1 ले लिया हमने, लेंस L1 पर आपतित हो रहा है। और ये प्रकाश स्रोत जो है ये लेंस L1 के फोकस पर रखा गया है। कहाँ पर रखा हुआ है बच्चों, कि ये जो लेंस L है इसके प्रथम फोकस पर हमारे पास क्या रखा है, प्रकाश स्रोत। तो बच्चों प्रकाश स्रोत से क्या होगी, प्रकाश किरणें चल रही है। ये हमारे पास प्रकाश किरणें हैं। तो ये प्रकाश किरणें चल रही है। अब ये प्रकाश किरणें चलती हुई क्या होती है, लेंस पर आपतित होती है। ये प्रकाश किरणें चलती हुई क्या हुई, लेंस पर आपतित होगी। तो लेंस से आपतित होने के बाद क्या हुआ बच्चों, कि लेंस से जब ये आपतित हुई तो लेंस से आपतित होने के पश्चात ये एक समतल तरंगाग्र जो है डब्ल्यू, और डब्ल्यू डे हमें इसको नाम दे दे, तो ये एक समतल तरंगाग्र के रूप में निकल जाती है। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, समतल तरंगाग्र हो गया। तो लेंस के फोकस पर रखे प्रकाश स्रोत से निकलने वाली किरणें जब लेंस से आपतित होगी, लेंस पर आपतित होगी, तो वो जो समतल तरंगाग्र होगा उसके रूप में वहां से निकल जाएगी। तो समतल तरंगाग्र रूप में निकलती है या उसका निर्माण कर देती है। अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास समतल तरंगाग्र के आगे हमारे पास एक स्लिट ए बी रखी हुई है। ये हमारे पास क्या है, एक स्लिट ए बी रखी हुई है। अब इस स्लिट ए बी से क्या होगा, ये समतल तरंगाग्र गुजरेगा। जब ये समतल तरंगाग्र जो है इस स्लिट ए बी पर आपतित होगा तो बच्चों यहाँ पर जो हाइगेन का तरंग संचरण सिद्धांत है उसके अनुसार क्या होगा बच्चों, कि ये जो द्वितीयक तरंगिकाओं का यहाँ पर निर्माण होगा। सीधा सीधा हम क्या बोलेंगे कि हाइगेन के तरंग सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर क्या होगा बच्चों, तरंगाग्र का जो प्रत्येक बिंदु है वो एक नए तरंग का उत्पादक का कार्य करेगा तथा द्वितीयक तरंगिकाओं का निर्माण होगा। और द्वितीयक तरंगिकाओं का निर्माण होगा तो उनके बीच में बच्चों क्या हो जाएगा, कि द्वितीयक तरंगिकाएं जो है ये लेंस L2 पर आपतित हो जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों समतल तरंगाग्र AB पर आपतित हुआ, तो AB पर आपतित होने के बाद यहाँ पर जो द्वितीयक तरंगिकाएं निकली, उन द्वितीयक तरंगिकाओं के मध्य द्वितीयक तरंगिकाएं लेंस L2 पर आपतित होती है। और लेंस L2 पर आपतित होने के पश्चात ये हमें जो किरणें हैं ये पर्दे पर प्राप्त हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, पर्दा है। तो ये हमें पर्दे पर प्राप्त हो जाती है। तो माना ये बिंदु P है और ये हमारे पास P0 है। तो इस प्रकार से एकल जो पतली झिर्री है उससे हमारे पास विवर्तन होता है। इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है, विवर्तन होता है। क्योंकि ये जो हमारे पास AB जो संकीर्ण स्लिट है, यहाँ पर समतल तरंग आया और विवर्तन की परिभाषा के अनुसार ये क्या होता है बच्चों, यहाँ पर मुड़ जाता है। और विवर्तन के लिए बच्चों क्या आवश्यक है, कि विवर्तन जो है वो एक ही स्रोत के विभिन्न बिंदुओं से प्राप्त द्वितीयक तरंगिकाएं जो होती है उनके अध्यारोपण से होता है। तो अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे बच्चों, यहाँ पर हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या में हम क्या लिखते हैं कि जब जो तरंगिकाएं
जो तरंगिकाएं, हम यहाँ पर द्वितीयक तरंगिकाएं की बात करें कि विवर्तन को तो हमने समझा दिया। अब क्या हो रहा है, हम देखने की जो तरंगिकाएं थीटा बराबर शून्य अर्थात 0 डिग्री से गुजरेगी, जो तरंगिकाएं जो होगी थीटा बराबर शून्य पर विवर्तित होगी, विवर्तित होती है, वो क्या करती है, हम लिखते हैं कि जो तरंगिकाएं थीटा बराबर 0 पर विवर्तित होती है वो क्या करती है बच्चों, हमारे पास वो समान कला में होती है। थीटा बराबर 0 पर हुई तो वो हमारे पास किस में हो जाएगी बच्चों, समान कला में होती है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि थीटा बराबर 0 पर है तो वो समान कला में होती है, अर्थात उनके बीच हमारे पास कलांतर का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अर्थात अर्थात हमारे पास यहाँ पर जो थीटा बराबर 0 पर है तो उनके मध्य कलांतर का मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कलांतर का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, शून्य के बराबर प्राप्त हुआ, शून्य प्राप्त हुआ। इसीलिए हमें क्या होती है, एक दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो जाती है। हमारे पास क्या प्राप्त हो जाती है, एक दीप्त फ्रिंज। तो बच्चों ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P को हमने बनाया, यहाँ पर हमें एक दीप्त फ्रिंज प्राप्त हुई है, हमें एक दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो जाती है। इस ये जो P0 है बच्चों, ये हमारे पास केंद्रीय उच्चिष्ट होता है, ये हमें केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त हो जाता है। तो अब हम क्या कहते हैं बच्चों कि यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर हम लिखते हैं कि एक केंद्रीय बेंड जो है, एक केंद्रीय बेंड अर्थात केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त हुआ, उसके दोनों ओर हमें क्या प्राप्त होता है, तो एक केंद्रीय उच्चिष्ट या केंद्रीय बेंड के दोनों ओर, केंद्रीय बेंड के दोनों ओर घटती हुई तीव्रता के अदीप्त व घटती हुई तीव्रता के अदीप्त व दीप्त बेंड, अदीप्त व दीप्त बेंड एकांतर क्रम में मतलब एक के बाद एक हमें प्राप्त होते हैं। तो एकांतर क्रम में प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें P0 पर हमें क्या मिला, केंद्रीय उच्चिष्ट मिला। उस केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर हमें क्या होता है बच्चों, एकांतर क्रम में हमें दीप्त और अदीप्त जो बेंड होते हैं वो यहाँ पर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पर्दे पर हमें इस प्रकार पर्दे पर प्राप्त दीप्त व अदीप्त बेंडों का, इस प्रकार पर्दे पर प्राप्त दीप्त व अदीप्त अदीप्त बेंडों का प्रारूप, अदीप्त बेंडों का प्रारूप हमें क्या हुआ बच्चों, दीप्त बेंड प्राप्त हुए, अदीप्त बेंड प्राप्त हुए। तो ये दीप्त और अदीप्त बेंडों का जो प्रारूप है ये हमारे पास क्या होता है, विवर्तन प्रारूप कहलाता है। इस प्रकार हमें यहाँ पर विवर्तन प्राप्त होता है, तो विवर्तन प्रारूप कहलाता है। इस प्रकार बच्चों एक पतली झिर्री जो होती है उसके द्वारा विवर्तन होता है, इसकी हमने यहाँ पर व्याख्या की है। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।